हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है कैलोरीमेट्री, इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर की वन शॉट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। एंड अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को जो वो वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली उसको लाइक भी किया करें, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ में आए कि आपको वीडियो लाइक आ रही है, ताकि वो बाकी लोगों को भी रिकमेंड हो। और इसी तरीके से हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और ऐसे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहें। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने शुरुआत करनी है बेटा ए पार्ट से। पहले ए पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, और कैसे इनको मेजर किया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो एक्चुअली है वो हीट के रिलेटेड है। हीट एक्चुअली में क्या होती है? देखिए यार, सिंपल सी बात है, किसी सब्सटेंस को अगर मैं देखूं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड के अंदर, और उन उस मोशन की वजह से उन मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी मिलती है वो है काइनेटिक एनर्जी। और साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल अपने साथ वाले किसी भी नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा, उस इंटरेक्शन की वजह से उसको मिलती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के सम को ही कहा जाता है आपका इंटरनल एनर्जी। अब किसी के अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो मतलब वो हॉट बॉडी है। अब किसी के अंदर इंटरनल एनर्जी कम है, वो हमारी कोल्ड बॉडी होगी। तो एक सिंपल सी बात आपके साथ डिस्कस करनी थी कि अगर मैं ऐसे ही, मेरे पास दो बॉडीज़ हों, और एक मेरे पास मतलब हॉट बॉडी है, ठीक है, और एक मेरे पास कोल्ड बॉडी है, और उनको आपस में इन कांटेक्ट में मैं लेके आऊँगा, तो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। उसको बेसिकली कहा गया है आपका हीट एनर्जी। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, उसको हम कह देते हैं द हीट एनर्जी। ओके, सो इसके अलावा अब ये जो हीट एनर्जी है इसको मेजर करना भी हमें आना चाहिए। तो ब्रांच ऑफ वो फिजिक्स जो डील करती है विद द मेजरमेंट ऑफ दिस हीट एनर्जी, उसको हम कैलोरीमेट्री का नाम देते हैं। यूनिट ऑफ हीट की बात करें, देखिए वैसे तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो वो जूल होता है। किसी भी सॉर्ट ऑफ एनर्जी की बात हम करें वो हमेशा जूल होगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं हीट के केस में, वो कैलोरी होता है। अब 1 कैलोरी का बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर में 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम क्या है, मेरे पास पानी है, वाटर है, और इसका टेम्परेचर राइज करना चाहता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस से। तो जो अमाउंट ऑफ हीट मैं उसको दूंगा वो एक्चुअली में 1 कैलोरी के बराबर होगा। अब आप जानते हैं कि एनोमलस एक्सपेंशन होती है मेरे पानी के अंदर, इसलिए टू बी प्रिसाइज हमने कहा कि इसका टेम्परेचर आपने राइज करना है 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के दौरान इसमें कोई भी थर्मल एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलती है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप अपने डेफिनेशन के अंदर जब आप लिखो तो लिखो ये कि 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी की जो डेफिनेशन है आप ये वाली लिखोगे। इसके अलावा 1 कैलोरी में जूल कितने होते हैं? वैसे तो 4.186 जूल होते हैं, बट आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल भी कह सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। इसके अलावा किलो कैलोरी है। जब किलो वर्ड यूज किया जाएगा तो 1 ग्राम की जगह पे 1 किलो वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो डेफिनेशन में 1 किलो वाटर आ जाएगा। टेम्परेचर उतने का उतना रहेगा, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर की। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि टेम्परेचर क्या चीज होती है। टेम्परेचर एक्चुअली किसी सब्सटेंस के थर्मल स्टेट को बताने में हमारी हेल्प करता है। मतलब वो ये बताने में हेल्प करता है कि उसमें कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। उसके अलावा इस पैरामीटर की हेल्प से ही हम ये बता सकते हैं कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर होगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक हॉट बॉडी है, ओवरसे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर मेरे पास कोल्ड बॉडी है, उसका टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो जब मैं इन कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो मुझे पता है कि हीट जो है वो आपकी ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी।
तो कौन सा हॉट बॉडी है, कौन सा कोल्ड बॉडी है, वो उसके टेम्परेचर से मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए जब आप इसके डेफिनेशन को देखो तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि द टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। It determines the direction of flow of heat when two bodies in different temperature are placed in contact। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एक लाइन आपको ये भी याद रखनी है कि अगर दो बॉडी का टेम्परेचर एक साथ मतलब एक जैसा हो जाता है तो हम उनको कहते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ चुका है। उस दौरान हमारा कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हीट सिर्फ तब तक ट्रांसफर होती है जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस है। जिस टाइम टेम्परेचर सेम हो गया हीट ट्रांसफर होनी बंद हो जाती है। इसके बाद आता है बेटा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो जो ऐसा यूनिट हम टेम्परेचर का लेते हैं वो हमारा केल्विन होता है, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको जो भी वैल्यू दी जाती है उसमें 273 को आपने ऐड करना है। तो जैसे आप ऐड करेंगे आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। वैसे ज़्यादा प्रिसाइजली बोला जाए तो 273.15 होता है, लेकिन आप 273 ले सकते हो, कोई बात नहीं। इसके अलावा ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आंसर वो दिया जाता है। कहते हैं कि डिग्री सेल्सियस इन चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। इसका मतलब ये है कि जब आप चेंज इन टेम्परेचर के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो इट डजेंट मैटर कि आप डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, बिल्कुल सही बात है। जैसे देखो 1 डिग्री सेल्सियस है, आप 1 डिग्री से मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस आप लेके आते हो, तो चेंज अगर आप देखेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस का है, राइट। अब आप इसी को आप केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 274 और ये आ जाएगा 278 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी भी आंसर क्या आ रहा है, 4 केल्विन का आ रहा है। तो जब आप चेंज वाइज देखते हो तो न्यूमेरिकली ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास जो 11.3 आर्टिकल है उसमें ये बताता है कि एक सब्सटेंस कितना हीट एब्जॉर्ब या मतलब आपका लिबरेट करेगा, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले उसका मास कितना है। हमने ये देखा है कि अगर मास आपका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और लिबरेट भी करेगा, ठीक है। और टू जस्ट चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बॉडी का टेम्परेचर कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो। अगर आप बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसके टेम्परेचर को राइज या इजेक्ट करने के लिए, तो चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मटेरियल ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर में 1 लीटर पानी है। 1 लीटर क्या है, मैंने ले लिया पानी, ले लिया वाटर ले लिया, ठीक है। और अगर मैं मास वाइज देखूँ तो ये 1 kg के बराबर होता है क्योंकि पानी है इसलिए। उसके बाद मान लेते हैं कि मैंने 1 kg कॉपर ले लिया है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, बस 1 kg कॉपर ले लिया है। अब इन दोनों कंडीशन का मास एग्जैक्टली सेम है। मैं इसका टेम्परेचर राइज करना चाहता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका भी मैं टेम्परेचर राइज करना चाहता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन जब आप इसके टेम्परेचर को राइज करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो 4200 जूल चाहिए आपको। मतलब 4200 जूल जब आप इसको देंगे तभी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेगा। और इसको चाहिए लगभग 390-400 मतलब जूल, बस इतनी ही एनर्जी चाहिए होती है इसके टेम्परेचर को जस्ट राइज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं जब मास और टेम्परेचर में जो राइज आप लाना चाहते हो अगर वो सेम है तो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है जस्ट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय द सेम अमाउंट, राइट। तो इस चीज को जिस फिजिकल क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे कि पानी के केस में हम कह देते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का है 4200 जूल पर केजी केल्विन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आप 1 kg पानी लोगे और जब आप चाहोगे कि 1 केल्विन राइज करना है तो 4200 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली 400 जूल पर केजी केल्विन का मतलब होगा फॉर द कॉपर कि अगर आप 1 kg कॉपर लेते हो और आप 1 केल्विन अगर टेम्परेचर राइज करना चाहते हो उस कॉपर का तो 4200 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना
मतलब इस चीज को मतलब स्टडी करते हो या डिफाइन करते हो या समझते हो। समझ गए? आगे बढ़ते हैं जी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो जब इन सभी फैक्टर्स को आपस में मिलाया जाता है तो ये लीजिए आपका फॉर्मूला तैयार है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये जो सी आप देख रहे हो इसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम और अच्छा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, क्या ये डिफरेंसेस करने हैं? हाँ, दो दो तीन तीन डिफरेंसेस पढ़ लीजिए हीट और टेम्परेचर का। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कि थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल है यार। देखो, अगर मेरे पास मान लीजिए कि एक सब्सटेंस है, जैसे मान लो ये मेरा एक सब्सटेंस है, मैं कहता हूँ यार इसका टेम्परेचराइज करना 1 डिग्री सेल्सियस, तो आप कहेंगे ओके, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी टू रेज इस टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, वो इसकी हीट कैपेसिटी है। लेकिन अगर मैं कह दूं यार एक काम कर, पर केजी के हिसाब से बता मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी जस्ट टू रेज द टेम्परेचर 1 केल्विन, तो वो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मतलब ये कि इन जनरल किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करना है 1 केल्विन, और जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो जस्ट टू राइज इस टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, वो उसकी हीट कैपेसिटी है। बट अगर पर केजी के हिसाब से देखा जाएगा तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी बन जाती है। यही बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्यू हमेशा हीट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, सी डैश डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो सी डैश है वो क्या है? ये वो है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या आ गया? क्यू बाय डेल्टा टी। तो क्यू हमारा जूल होता है, डेल्टा टी केल्विन होता है, तो ये इसका यूनिट है, काइंडली याद रखें, जूल पर केल्विन। या इसके बाद ना ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में कहा गया है कि द हीट कैपेसिटी फॉर द वेसल इज 30 जूल पर केल्विन। तो इसका मतलब क्या है? ये पेपर में पूछते होते हैं। तो बस आपने ये कहना है कि अगर मेरे पास एक वेसल है और उस वेसल का टेम्परेचर अगर आप 1 केल्विन से रेस करना चाहते हो तो आपको 30 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये मतलब है इस चीज का। स्पेसिफिक देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इसकी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यूनिट मतलब 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था यार? अगर याद हो, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी था ना। तो यहाँ से C क्या आ जाएगा? C आ जाएगा Q बाय एम डेल्टा टी। Q का जूल लगेगा, M का kg है, डेल्टा टी का केल्विन है, तो जूल पर kg केल्विन जो है वो हमारा ये यूनिट बन जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने यहाँ से कर लिया, परफेक्ट है, डन। काइंडली ये फॉर्मूला याद रखें, इस फॉर्मूले का हमने बहुत इस्तेमाल करना है। ये वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी एंड Q इज इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी, ये हीट कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हीट और स्पेसिफिक में रिलेशन, ये भी कि हीट कैपेसिटी क्या है? M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो एक ये भी याद रखें। ये तीन फॉर्मूलाज है, एक और है वो पावर इंटू टाइम वाला, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, और एक है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। तो आई टेल यू, बट उससे पहले मैं आपको ये नोट बता देता हूँ। तो अब अगर आपसे पूछते हैं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन, तो हम बोलेंगे कि इफ यू टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर एंड इफ यू वांट टू रेज द टेम्परेचर of that 1 gram copper with 1 Kelvin you require for 0.4 जूल ऑफ हीट एनर्जी। तो ये हमें इस तरीके से इसको समझाना होता है। बाकी ये फॉर्मूला आपने जरूर करना है। अच्छा, अब ना ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आजकल काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि आपको दो डिफरेंट सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दी होंगी और आपसे फिर ये पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों में से गुड कंडक्टर कौन सा है, या पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस को एज ए रेडिएटर के फ्लूइड की तरह यूज किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे सकते हो जब आप समझो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी लो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो बहुत टाइम लेता है गर्म होने के लिए। अब जो मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यार। मान लीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, मेरे पास सब्सटेंस है बी। अब ए वाली की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1600 जूल पर केजी केल्विन और बी वाली की है 800 जूल पर केजी केल्विन। अब रेडिएटर में एज अ फ्लूइड मैं ए और बी में से कौन सा इस्तेमाल करूंगा? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिएटर में फ्लूइड का काम क्या होता है। रेडिएटर में जो हम फ्लूइड डालते हैं उसका काम होता है कि जो हीट बन रही है इंजन के अंदर उसको पहले तो एब्जॉर्ब कर ले
और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ खुद का टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना करे, क्योंकि फ्लूइड का टेम्परेचर और अगर इंजन का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें एक ऐसा फ्लूइड चाहिए जो खुद का टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना करे और हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। तो अब ऐसे केस के लिए ए वाला परफेक्ट है। क्यों जी? क्योंकि बी वाले के केस में अगर मैं सेम 1 kg दोनों में यूज कर रहा हूं तो 1 केल्विन सिर्फ 800 जूल एब्जॉर्ब करके ही इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा 1 केल्विन, बट इसके 1 केल्विन को राइज करने के लिए 1600 जूल पहले ये एब्जॉर्ब करेगा तभी जाके राइज करेगा। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन बन गया? ए वाला बन गया। क्लियर हो गया? उसी तरह आगे मैं आपको कैलोरी मीटर के बारे में बताने वाला हूं। कैलोरी मीटर के अंदर हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है क्योंकि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो जो भी कंटेंट इसमें डाला जाता है, मतलब पानी डाल दिया गर्म या ठंडा जो भी इसमें डाला, ये उस कंटेंट से हल्का सा हीट लेकर अपने टेम्परेचर को जल्दी मतलब शिफ्ट करके कंटेंट जितना टेम्परेचर कर लेता है। तो मतलब क्या कि कंटेंट के टेम्परेचर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ये अपने टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकता है थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट लेके ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलोरी मीटर बनाते वक्त। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको तभी आएंगी जब आप समझें इस बात को, ये क्या हो रहा है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ नहीं होगा तो यार इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप कर सकते हो। कहते हैं द सब्सटेंस विद लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शो रैपिड एंड हाई राइज इन टेम्परेचर, द इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है उसको। एंड जिसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है विच शोज अ स्लो एंड द स्मॉलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये इट इज नॉट अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट बट ऑफ कोर्स वो दैट इज मोर गुड एज कम्पेयर टू दिस वन। वाटर को यूजुअली लिया जाता है एक ऐसे सब्सटेंस की तरह जिसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, जिसकी वैल्यू 4200 जूल पर केजी केल्विन है, बट डिफरेंट स्टेट के अंदर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैं पानी की बात करूं तो 4200 जूल पर केजी केल्विन है, आइस की बात करूं 2100 जूल पर केजी केल्विन हो जाता है, और वही स्टीम की बात करूं तो भाई ये 460 जूल पर केजी केल्विन आपका हो जाता है। कईयों का सवाल होता है सर ये टेबल में पढ़ने की जरूरत है? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं यार कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, आप रहने दे सकते हो। वैसे अदरवाइज गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाइड्रोजन की होती है, यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको। ठीक है, चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कैलोरी मीटर। देखिए यार किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ना हीट एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए, तो बस कैलोरी मीटर का ही इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ये देखने में बिल्कुल ऐसा सा ही होता है आपका। सबसे पहली बात इसमें मैं दो तीन बातें बता दूं। इसके अंदर ना सबसे पहले ये कंटेनर रखा जाता है, और ये जो कंटेनर है ये एक्चुअली में कॉपर वेसल होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर वेसल का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसमें यहाँ पे ही आपको दिया हुआ है। सबसे पहले कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जल्दी से हीट को ट्रांसफर कर सकता है। और दूसरी बात ये इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जिसकी वजह से ये कंटेंट से ही थोड़ा बहुत हीट लेके अपने टेम्परेचर को कंटेंट के टेम्परेचर जितना मेंटेन कर लेता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है। इसके अलावा इसमें तीन तरह के हीट लॉस हो सकते हैं। रेडिएशन से भी हीट लॉस हो सकता है, कंडक्शन से भी हो सकता है, कन्वेक्शन से भी हो सकता है। इन सब से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि कॉपर वेसल को जब अंदर और बाहर अच्छी तरह से पॉलिश कर दिया गया तो रेडिएशन से जो हीट लॉस हो सकता था उसको अवॉइड करने की कोशिश की गई। ये जो आप देख रहे हो कॉपर वेसल, इसके बाहर जो वुलन जैकेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंडक्शन से जो हीट लॉस हो सके उसको मिनिमाइज कर दिया जाए, और उसके ऊपर एक वुडन लिड लगा दी जाती है ताकि कन्वेक्शन की वजह से अगर कोई हीट लॉस हो सकती है तो उसको भी मिनिमाइज किया जा सके। तो ये सारी बातें जो है इस पैराग्राफ में दी है, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर एक बार रीड जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर की, और इसी की हेल्प से आप अपने कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। कईयों को लगता है सर ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, ये सब क्या है, मैं यार प्रेफरेंस नहीं देता। चलो इसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, आपको अलग से एक बार समझा देता हूँ कि करना क्या है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा यार प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर के बारे में कि क्या है ये आपका। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखिए तो हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर की। अगर हो सके तो आप नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए तो आपके थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा ये। देखिए करना क्या है यार, सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि आपके पास दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, ये एक कंटेनर हो गया और ये मेरा दूसरा कंटेनर है। अभी मैं इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों बताऊंगा आपको।
इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर मान लेते हैं कि मेरे पास एक सब्सटेंस है वैसे ये ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, ठीक है। जो भी मैंने सब्सटेंस डाला उसका मास एम ए है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी ए है, और इसका जो टेम्परेचर है वो टी ए है। अब बी वाले के अंदर जो सब्सटेंस डाला गया उसका मास मान लेते हैं एम बी है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी बी है, और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा टी बी है आपका। तो फॉर एजम्पशन हम एक बार कर लेते हैं कि टी ए बड़ा है टी बी के, मतलब ये हमारा हॉट बॉडी है, ये हमारी कोल्ड बॉडी है। तो जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर ये कहता है कि अगर कोई भी हीट लॉस सराउंडिंग में नहीं हो रही है तो वो जो हीट है वो एक्सचेंज होती है इन दो के बीच में, जब तक इन दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर रीच नहीं हो जाता। ऐसा होने के लिए एक हमारे हीट को लॉस करेगा और दूसरा हमारा हीट को गेन करेगा। इस बात को समझिए प्लीज ध्यान से। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लीजिए इन दोनों को मैंने मिक्स किया और टी सी इज द कॉमन टेम्परेचर बिटवीन ए एंड बी। जब मैं इन बिटवीन बोलता हूँ मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली मिडल वाला पॉइंट, नहीं, कुछ भी हो सकता है बट इन दोनों से बीच में रहेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ कि टी सी जो है टी बी से बड़ा है बट टी ए से कम है आपका। पहली बात समझे ध्यान से। अब इस कंडीशन के अंदर अब जो टी ए था इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, अब वो क्या बन चुका है, टी सी बन चुका है जो कि कम टेम्परेचर है। इसका मतलब इसने क्या किया, हीट को लॉस किया। और टी बी ठंडा था, ठंडा होकर अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो मतलब इसने क्या किया, हीट को गेन किया। तो प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर कहता है कि अगर कोई हीट लॉस नहीं हो रही है तो हीट गेन बाय बी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय गेन, हीट लॉस बाय ए। अब प्लीज बात को ध्यान से समझे। किसी भी हीट गेन या हीट लॉस को हम एम सी डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बी का हीट गेन है ना, तो मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी। तो टी बी हमारा छोटा है और अब इसका टेम्परेचर टी सी हो चुका है, तो ये हो जाएगा टी सी माइनस टी बी, क्योंकि बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। और जब मैं हीट लॉस की बात करता हूं तो ए में हुआ है तो मास ऑफ ए, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए एंड साथ में आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए। तो अभी ये लॉस हुआ है तो टी ए बड़ा था टी सी से, तो टी ए माइनस टी सी करके अब हमें जो भी करने को कहेंगे वो हम आराम से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये तो है एक टाइप का क्वेश्चन, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अभी दूसरा टफ टाइप ये हो सकती है कि अगर वो ये कह दें कि मान लो कि ये मेरा जो सब्सटेंस दिया गया है, मुझे थोड़ा सा इसको अलग कलर करने दीजिए, थोड़ा समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। कि ये जो सब्सटेंस दिया गया है मान लो ये कह दे कि ये कॉपर का बना हुआ है। अब जब कोई वेसल आपको दे दिया जाता है या वेसल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे दी जाती है या तो लिखा जाता है कि कॉपर वेसल है, तो भाई समझ जाना कि अब कॉपर के साथ जो हीट लॉस या हीट गेन होगा वो भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर बी वाले के केस में कॉपर का वेसल बताया जा रहा है तो मतलब मास ऑफ कॉपर जो है वो आपको दिया जाएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर आपको दी जाएगी और टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा क्या था कि वेसल वही टेम्परेचर एक्वायर कर लेता है जो उसके कंटेंट का टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर भी टी बी ही रहेगा, और क्योंकि इसके कंटेंट ने हीट गेन किया है तो कॉपर भी हीट गेन ही करेगा और उसका टेम्परेचर टी बी से टी सी आपका हो जाएगा। जैसे जो मतलब जो उससे कंटेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना वही वेसल का होगा। तो याद रखिए अगर कंटेंट हीट गेन कर रहा है तो कॉपर भी हीट गेन करेगा, इसलिए हीट गेन वाली साइड में आप ऐड कर देंगे कॉपर के इफेक्ट को। मतलब इसमें भी एमसी डेल्टा टी लगेगा, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर और साथ में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर जो कि टी सी माइनस टी बी ही आप लेंगे। दैट्स इट, इसमें ऐड करोगे, इसमें नहीं ऐड करोगे आप, ठीक है। अगर ये कॉपर का बना होता तो मैं हीट लॉस की जगह पे कॉपर वाली चीज को लिखता, फिर यहां ना लिखता, ठीक है। अगर दोनों ही कॉपर है फिर दोनों तरफ लिखता मैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि कॉपर वाले के साथ वही होता है, वही होगा जो उसके कंटेंट का होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है और हमें कैसे उस चीज को करना है। आई होप यार ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप भी, तीसरा जो टाइप है उस तीसरे टाइप के अंदर पावर इंक्लूड किया जाता है। मतलब ये कि देखो है, मान ले मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है,
क्या है, एक इलेक्ट्रिक केटल है। अब इस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर मैंने पानी रखा हुआ और मैं पानी का टेम्परेचर राइज कर दिया, मान लो एक किसी भी कोई भी टेम्परेचर चेंज कर दिया। अब इलेक्ट्रिक केटल जो है वो ऑब्वियस इलेक्ट्रिसिटी से चलता है आपका। अब इलेक्ट्रिसिटी चलेगा तो इस इलेक्ट्रिक केटल का अपना एक पावर होगा, और कितने टाइम में ये इसके टेम्परेचर को राइज कर रहा है वो दिया होगा, नहीं तो फाइंड किया होता है। तो याद रखें बेटा, पावर इनटू टाइम एक्चुअली में फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, सी डैश डेल्टा टी अगर हीट कैपेसिटी है, नहीं तो सी एम डेल्टा टी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी। इसके बेसिस पे भी आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बट याद रखिए पावर किस में होना चाहिए, वॉट में, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ना आपके उसमें मिनट में आंसर दिया जाता है, बट वो दिया गया है मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर सेकंड में ही रहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है हमारा। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हो तो इसके कोई भी न्यूमेरिकल जो है 2 मिनट में ऐसे सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है फिर आपके लिए। ठीक है, बाकी डिटेल्ड वीडियो एक एक की न्यूमेरिकल्स की सब कुछ मैंने डाली हुई है। मैं जानता हूं कि नया वर्जन जो बुक का आता है उसमें 2-4 वैल्यूज बस वो चेंज कर देते हैं, बट यार उसके पीछे का जो समझ है, उसके पीछे की जो थिंकिंग प्रोसेस है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो सारा मैंने बहुत अच्छे से आपके वहां पे डाला हुआ है अपने वीडियोस में। आप जाके उसको देखें तो सही, आपको पक्का न्यूमेरिकल आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलिए, तो बात कर रहा था यार प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर की, राइट। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर अगर आप, या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अगर आपसे पूछा जाता है तो काइंडली एक बात आप याद रखें, आप ना ये जो लिखें पहले तो कि इफ नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, ठीक है, मतलब अगर ये परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम है आपका, तब आपका हीट गेन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय अ बॉडी होता है। तो इसी को प्रिंसिपल मिक्सचर कहते हैं। अगर आप मान लीजिए ये लाइन नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाते हैं, बोर्ड में कटे थे इस बार नंबर, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। क्लियर हो गया, किस लॉ पे बेस्ड है, ऑब्वियस बेस्ड है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्लियर जी, बस। इसके बाद बेटा आपके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, नेचुरल फिनोमिनन्स आते हैं यार, ये आप प्लीज अच्छे से आप रीड कर लेना कि भाई क्लाइमेट नियर द सी शोर मॉडरेट क्यों होता है आपका, ठीक है, फॉर्मेंटेशन में क्यों यूज किया जाता है, इफेक्टिव कूलेंट वाटर क्यों माना गया है, इसका एग्जाम्पल तो मैं अभी दे चुका हूँ, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इस वजह से। तो ये सारी जो बातें बेटा एक बार जरूर रीड करें इसको, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ, जस्ट हैव अ रीड, ठीक है। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे आपको रीड करने में, बट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बिना इसके नहीं आ पाएगा ये। क्लियर। तो इसके साथ आपका जो ए पार्ट है वो खत्म हो जाता है। चलिए अब आपको मैं बी पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। देखिए अब हमें बात करनी है बी पार्ट की। सो बी पार्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है चेंज ऑफ फेज या स्टेट के बारे में। देखिए ये आपको तो आना चाहिए यार कि सॉलिड से गैस अगर डायरेक्टली कर रहे हैं तो हम सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं, गैस से सॉलिड की तो सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग किसको कहते हैं, फ्रीजिंग किसको कहते हैं, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन कब और किसको कहा जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूछ सकते हैं एमसीक्यूज वाइज, वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ना चाहे अब हमें मेल्टिंग एंड फ्यूजन के बारे में बात करनी है। एक बात समझ लीजिए यार कि कोई चाहे मेल्टिंग हो, मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में होना, चाहे फ्यूजन की बात हो रही हो मतलब लिक्विड का सॉलिड में होना, ये हमेशा ना एक कांस्टेंट टेम्परेचर में ही टेक प्लेस करता है। तो याद रखें कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसमें अगर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को तो मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, बट उस पूरे चेंज को हम कह देंगे या उस पूरे प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन का नाम देते हैं। रिवर्स वाले को फ्रीजिंग या फ्यूजन, जैसे मैं बता चुका हूं आपको। अब अगर तो कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है सब्सटेंस के अंदर तो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली सेम ही होता है। और याद रखें यार बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसका हमारे आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पहली बात तो बात करेंगे हीटिंग कर्व की। आजकल हीटिंग कर्व भी आता है, आजकल कूलिंग कर्व भी आता है। हीटिंग कर्व में क्या है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, कूलिंग कर्व में ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आता है। होता सेम चीज़ है बट आजकल आता है, ये इसलिए आना चाहिए आपको। देखिए बेटा ये मेरा टेम्परेचर है, ये मेरा टाइम है।
अब इस कंडीशन के अंदर ये जो सीधी लाइन होती है ना, ये जो सीधी लाइन आप देखते हो, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जिसके अंदर हमें ये पता लगता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट जब भी होगा ना, स्टेट में चेंज आ ही रहा होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात है तो ऑब्वियस है आपका आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है पानी के अंदर। और हमने एक चीज़ बड़े तरीके से नोटिस करी हुई है कि जब तक आपका आइस पूरी तरह पानी नहीं बन जाता, मतलब हाँ, मतलब पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर कभी राइज नहीं करेगा। जब वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है, जो कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। तो हमने ये देखा कि पहले 2 मिनट के अंदर, मतलब 120 सेकेंड्स तक, जब तक आइस पूरी तरह मेल्ट होके पानी नहीं बना, तब तक हमने यही देखा है कि टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आया। जब वो पूरी तरह मेल्ट होके पानी बन गया उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज किया। तो जीरो, जब ए से बी लाइन के बीच में आइस भी है और पानी भी है, बी पॉइंट पे सिर्फ पानी है, उसके बाद फिर पानी ही रहेगा, टेम्परेचर राइज करेगा आपका। अब वो कहता है कि यार वो मेल्टिंग के दौरान वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ता है। तो एक सिंपल सी बात बताऊं यार, आईसी है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है या वॉल्यूम जिसकी डिक्रीज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने भी हैं, ऑब्वियस है कि अगर आपका मेल्ट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज ही करेगा। फिर वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट क्या है। देखिए मैं एक बात आपको बताया था, वही बात आगे फिर आइस की बात करेंगे। आईसी ऐसा होता है जिसमें प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट आपकी डिक्रीज करती है। बाकियों में क्या होता है कि अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इम्प्योरिटी का क्या रोल है, हमने ये देखा कि आइस में अगर इम्प्योरिटी को डाला जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जैसे कुल्फी वाला क्या करते हैं, अपनी कुल्फी को जमाने के लिए वो बर्फ और नमक का मिक्सचर यूज करते हैं, उसको फ्रीजिंग मिक्सचर कह देते हैं। ऐसा करने से जो बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है वो -22 डिग्री सेल्सियस चले जाता है। मतलब जब तक वो दोबारा 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक वो मेल्ट नहीं कर सकता, तो उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन कर देता है। तो ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आइस जल्दी पिघलती नहीं है आपकी। फिर वेपराइजेशन और बॉइलिंग की बात करें, अब ये वो स्टेट है बेटा जब आपका एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो ये गलत होगा ही होगा, तो काइंडली इसको ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर प्योर सब्सटेंस है तो बॉइलिंग पॉइंट एंड जो कंडेंसेशन पॉइंट है वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे। अगर इसके हीटिंग कर्व को देखा जाए तो हमें ये दिखता है कि भाई इनिशियली लिक्विड 20 डिग्री सेल्सियस में था, आपको पता है 100 पे बॉईल करेगा, तो तब तक ये टेम्परेचर राइज करता रहेगा। जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया अब उसका स्टेट चेंज होना शुरू हो गया, और जब स्टेट चेंज होगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया आपका। तो ये जो हीटिंग कर्व है ये मेरे पानी का है। वॉल्यूम की बात करें तो बॉइलिंग से सभी लिक्विड जो है वो आपके एक्सपैंड ही करते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रेशर की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है यार, खाना प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। द रीजन बीइंग बिकॉज प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब होता है कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करने वाला था अब वो 120 से लेके 125 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल करेगा। तो ये एक्स्ट्रा 20 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो ये हीट एब्जॉर्ब करता है ना, वो खाने को जल्दी कुक करने में आपकी हेल्प करता है। इसलिए तो हाई ऑल्टीट्यूड्स में अगर हम बात करते हैं, जैसे हिलर माउंटेन्स की बात करते हैं, वहां पे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से कम अमाउंट ऑफ हीट में ही ये जल्दी से बॉईल होना शुरू हो जाएगा। और बॉईल होने का मतलब है इसका स्टेट चेंज हो रहा है, बस के टेम्परेचर में या और अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से खाना जल्दी कुक नहीं हो पाता एंड इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। इम्प्योरिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है, कभी आप लोगों ने अगर मैगी या पास्ता अगर आपने बनाया होगा तो उसके अंदर हम हल्का सा नमक डाल देते हैं पानी के अंदर। द रीजन बीइंग नमक डालने से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर से बढ़ जाता है हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो जितना भी हायर होगा उस हाई तक जाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ये लेगा वो मेरे खाने को जल्दी कुक कर देता है, इसलिए मैं जो इम्प्योरिटीज है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है। इसके बाद बेटा वर्ड आता है लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या चीज़ होती है। इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा भी एग्जांपल दूंगा। मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरे पास बर्फ थी, राइट। तो बर्फ जो है वो क्या करती है, जो बर्फ है पहले वो मेल्ट होती है और उसके बाद जाके उसका टेम्परेचर राइज करता है। एक बात आपको मैं बता दूं बेटा कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए यार एक सब्सटेंस में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी है, उन सबका एवरेज निकाल लो, तो वो मेरे उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को बताने में या उसके थर्मल स्टेट को बताने में हमारी हेल्प करता है। तो जिसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको।
अब बोलेंगे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ। देखिए, जिस टाइम मेल्टिंग हो रही होती है या वेपराइजेशन हो रही होती है, मतलब जिस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है ना, उससे वो अपने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा पाता। वो हीट का इस्तेमाल होता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन को वीक करने के लिए। मतलब ये कि जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सब्सटेंस पहुंच जाता है, जैसे आइस की बात करें एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस अब जो हीट एब्जॉर्ब करेगी, उस हीट से वो अपने टेम्परेचर को राइज नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, उस अमाउंट ऑफ हीट का अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन थी उसको वीक करने के काम लाएगा, जिसकी वजह से जो सॉलिड होता है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जिसका इस्तेमाल सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, उसको लेटेंट हीट कहा गया है। पर अगर पर केजी के हिसाब से मैं किसी सब्सटेंस की चीज की मेजरमेंट करूं तो उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट का नाम दिया जाएगा। और यही सारी बातें घूम फिर के हर जगह पे यही बताई जाएंगी, और यहीं पे यहाँ पे भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द चेंज ऑफ फेज इज नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय एनी राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। मैंने कहा ना कि जब कभी भी हमारी लेटेंट हीट की बात होती है तो मेरे सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये हमेशा अपनी बात रखनी है। पर अगर मैं पर यूनिट मास के हिसाब से ये चीज कर रहा हूं तो ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट का नाम देंगे। तो किसी भी लेटेंट हीट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है Q इज इक्वल टू एम इंटू एल होता है। एल आपकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकालने के लिए हीट को हम मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और जूल पर केजी इसका यूनिट हो जाता है। तो स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस में बता चुका हूँ यार कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ पानी 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बन रहा है तो उस टाइम पर केजी के हिसाब से आइस कितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस या मेल्टिंग कहा जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं, अगर प्योर सब्सटेंस है यार तो जितनी स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन में लगती है उतनी स्पेसिफिक लेटेंट हीट उसको मेल्टिंग में लगता है। दूसरा, आइस के केस में जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो 80 कैलोरी पर ग्राम या 33600 जूल पर केजी के बराबर होता है। मतलब अगर 1 केजी में आइस लेता हूं तो उस 1 केजी आइस को पानी में बदलने के लिए 33600 जूल ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये बात इसमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। और सबसे बड़ी बात, अगर 1 ग्राम पानी ले लेता हूँ एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बर्फ को, जैसे मान लो 1 ग्राम मैंने बर्फ ली है, उस 1 ग्राम बर्फ के अंदर मान लो कोई हीट है Q। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 ग्राम बर्फ ले ली और पहले से इसमें एक हीट है मान लो Q। अब अपने आप को मेल्ट करने के लिए जो ये अमाउंट ऑफ हीट लेगा वो है 336 जूल। तो अब जब ये पानी बन चुका है मेरा, तो ये तो Q था ही, प्लस उसमें ये एडिशनल 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी भी ऐड हो गई जस्ट इसको मेल्ट करने के लिए। इसलिए 1 ग्राम पानी के अंदर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें इतना अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। बाकी काइनेटिक थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी सारी बता दी है कि ये क्या काम करता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई भी, याद रखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। जो चेंज आता है वो सिर्फ इंटरेक्शन के बीच में चेंज आता है। और एक बात और बता दूं, अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आपकी वीक होती है तो उन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर वो स्ट्रांग होती है तो उतनी ही कम हो जाती है। और यही बात आपको एक पैराग्राफ में मिलेगी, आई थिंक ये वाला वो पैराग्राफ है आपका। कहते हैं कि when the 1 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस changes to water at 0 डिग्री सेल्सियस, nearly 336 joule of energy is used in increasing the potential energy due to the increase in the intermolecular separation। इनके बीच में सेपरेशन कब बढ़ेगी? इनके बीच में सेपरेशन तभी बढ़ती है जब वीक हो जाते हैं फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो याद रखें बेटा प्लीज। बाकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसके अलावा मेरे नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा 110% इसको जरूर रीड करें। जैसे कि ये बड़ा फेमस था कि एक मेरे पास ड्रिंक है, उस ड्रिंक को ठंडा करने के लिए मैं उसमें 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ पानी डालूं कि 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस डालूं, तो आंसर है आइस डालो। द रीजन बिकॉज आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनने के लिए उस ड्रिंक में से 336 जूल ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये सारी बातें आप इसमें रीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आपका ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।
लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, मैं दो एग्जांपल जरूर देना चाहूँगा आपको, प्लीज़ ध्यान से समझे। सो पहले एग्जांपल में देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ यार कि मेरे पास ना पहले से पानी है, खासतौर पे ना ये वाले न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं जो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये क्या है, मेरे पास वाटर है, सपोज दिस इज वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस हमारे पास है, ठीक है। और बताइए इसमें मैं कितना मास ऑफ आइस डालूं, मास ऑफ आइस कितना डालूं ताकि इसका जो कॉमन टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बात को समझे। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट गेन बाय आइस हो रही है, और हीट लॉस कौन कर रहा है, हीट लॉस बाय वाटर हो रहा है, कोई डाउट नहीं इस बात में। लेकिन जब हम आइस की बात करते हैं तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आइस इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस में है, तो क्या वो सीधे ही 5 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा? आंसर है नहीं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो हीट है हमें लगेगी उसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड जो लगेगी किस क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। फिर उसके बाद जो हीट लगेगी उसकी रिक्वायरमेंट होगी इसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए, एंड दैट विल बी, अब ये पानी मेरा 50 डिग्री सेल्सियस अब 5 डिग्री हो गया तो इसमें कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो ये सिंपल ही लगेगा। तो मेल्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मास ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस या फ्यूजन जो भी होगा मेल्टिंग का, प्लस जब टेम्परेचर राइज की बात होती है तो MC डेल्टा टी का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, MC डेल्टा टी ही इस्तेमाल होगा। बट इसमें जो टेम्परेचर चेंज है वो 50 से 5 है, और इसमें जो टेम्परेचर लेंगे वो 5 to 0, मतलब 0 to 5 हुआ ना, इसलिए ये लेंगे। बाकी ये भी आइस का मास है, ये पानी का हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों पानी की हो जाएगी, क्योंकि अब ये पिघल के पानी बन चुका है, एंड दैट्स इट। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो मुझे आपको यहाँ समझानी थी। तो इन जनरल मान लीजिए कोई आपको कहता है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ हीट बताओ -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ पानी बनाने के लिए। तो पहले तो इस पूरे प्रोसीजर को समझेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है बट स्टिल काम का प्रोसेस है। देखिए, पहली बात तो ये कि मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, तब तक सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा, और उसी तरह आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तब तक सिंपल टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सोच के देखो बर्फ के साथ क्या हो रहा है कि पहले वो -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है, वो कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में जब वो पहुंच जाएगा तब वो मेल्ट होने लगेगा और 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर ही बनेगा। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ पानी बन गया उसके बाद जाके ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनेगा। आप देख सकते हो इसमें टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तो इसमें MC डेल्टा टी का इस्तेमाल होगा, इसमें मास आइस का यूज होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की यूज होगी क्योंकि दोनों आइस स्टेट में है, और टेम्परेचर चेंज जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस का आप यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें क्योंकि सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो आप इसमें M×L का इस्तेमाल करेंगे। इस वाले केस में क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट वही है, इसलिए MC डेल्टा टी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मास जो है वो आइस का ही लूंगा क्योंकि ऑब्वियस है वही पिघलता जा रहा है। सी लेकिन पानी का लूंगा, और चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का लूंगा क्योंकि अब 0 से 100 उसका टेम्परेचर हो गया है। इन सबको ऐड कर दूंगा, दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। और इस तरीके से आप अपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप कैलोरीमीटर वाली प्लेलिस्ट को खोलो, वहाँ पे मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, एक एक करके डिटेल में बताया गया है। आई होप वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।